एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 66 के साथ हाजिर है। जी बेटे, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके थे जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस थी। आज हमने न्यू बेटा चैप्टर स्टार्ट करना था, तो इसके लिए ये बात साथ साथ बेटा जहन में रखें। आपका जो फर्स्ट 50% का सिलेबस है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यानी जिसे हम फर्स्ट 50% बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से बेटा चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 9 और 10। ये बेटा फर्स्ट 50% का सिलेबस मैंने आपके सामने लिखा है। और ये ज़ाहिर है फर्स्ट 50% हम अपने हिसाब से बेटा इसकी डिवीजन की हुई हमने यूनिक में। तो ऑल कैंपसेस में इसको बेटा ये अंडरस्टूड है कि फ़र्स्ट 50% सिलेबस जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 9 और 10 होगा 10th क्लास में। जी बेटा, इसमें हमने यूनिट नंबर 1 भी कर लिया, 2 भी, 3 भी और 4 भी। इस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो के हमने 5 नहीं किया, 6 नहीं किया, 7 नहीं किया। तो उन बच्चों के लिए बेटा ये है कि हम पहले करेंगे 9, फिर उसके बाद 10। इस तरह से फ़र्स्ट 50% कोर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड 50% जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर चैप्टर नंबर 5, 6, 7 वगैरह उसमें आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आइए फिर बिला ताख़ीर बेटा शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो कि सर्कल्स के बारे में है, थ्योरम्स का बेटा चैप्टर है और इसमें कॉर्ड्स ऑफ सर्कल के बारे में है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आज का जो वर्क है, आज का जो हमने लेक्चर ये पढ़ना है 66 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 9 में तो बेटा है ही, ये चैप्टर नंबर इनमें से कुछ 7 में भी बेटा आती हैं, इसमें से कुछ जो बेटा चैप्टर नंबर 11 में भी आ जाती हैं। चैप्टर नंबर 11 की ऑल डेफिनेशन इधर ही कवर हो जाएंगी। इस तरह से चैप्टर नंबर हमारे पास जो 12 है उसकी एक डेफिनेशन भी कवर हो जाती है। चैप्टर नंबर 13 की बेटा कुछ डेफिनेशन भी इधर ही कवर हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आज का जो लेसन है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल्स क्या हैं। जी बेटे, यूनिट नंबर है 9, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल को ही देख लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल को बेटा कहता है कि सर्कल इज़ अ लोकस। लोकस मीन पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो मूव करने से जो पाथ बनता है उसे लोकस बोलते हैं। ठीक है, आप मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन, तो ये हमारे पास प्लेन है बेटा। इस प्लेन में कोई पॉइंट मूव कर रहा है और वो पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। से ये हमारे पास एक बेटे फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है P। तो ये पॉइंट P जो है ये मूव कर रहा है और ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका फिक्स्ड पॉइंट से हम इसे O कह लेते हैं, इससे डिस्टेंस हमेशा जो है वो सेम रहता है। सपोज़ ये डिस्टेंस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, लेट कर लेते हैं। ठीक है बेटे, अब ये पॉइंट ने प्लेन के अंदर इस तरह से मूव करना है कि मोशन के दौरान इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट O से वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। जब ये डिस्टेंस पॉइंट P का बेटा सेम रहेगा तो इस तरह से जो पाथ बनेगा वो पाथ जो है वो कहलाता है लोकस। इस लोकस को हम कहते हैं सर्कल। तो अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन।
विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट। तो जो पॉइंट P है वो प्लेन में मूव कर रहा है और उसका सम फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, इक्वी डिस्टेंट रहता है। इक्वी डिस्टेंट मीन इक्वल डिस्टेंस। तो फिक्स्ड पॉइंट जो O होता है, नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, ये जो पॉइंट O है ये बेटा सर्कल के अंदर पॉइंट होता है। अब देखिए सर्कल के पॉइंट ये सर्कल के पॉइंट्स हैं सारे, ये सारे के सारे सर्कल के बेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सर्कल के पॉइंट्स इस पाथ के ऊपर होंगे। ये जो पाथ है, जिस पाथ में वो पॉइंट मूव कर रहा है प्लेन में, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, सर्कल के बेटा पॉइंट होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ओ आप देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता। मतलब ये है हम सर्कल के सेंटर को सर्कल के पॉइंट्स में शामिल नहीं करते, और ये बल्कि सर्कल के इनसाइड एक बेटे पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये जो द फिक्स्ड पॉइंट है नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो फिक्स्ड पॉइंट जो सर्कल के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बेटा बोलते हैं, ठीक है। अब फिगर शोज अ सर्कल। अब ये नीचे आप फिगर आप देख सकते हैं, और इसमें जब भी आपने बेटा सर्कल ड्रॉ करना है तो उसका आपने सेंटर जरूर मार्क करना है, और O से भी मार्क कर सकते हैं, C मार्क कर सकते हैं, या कोई और लेटर आप अपनी मर्जी से बेटा इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखिए, आपको समझ आ गई होगी कि सर्कल क्या है। तो उसके साथ आपने बेटा इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसकी फिगर भी ड्रॉ करनी है। तो जब भी इस यूनिट के बेटा कोई भी डेफिनेशन आपने लर्न करनी है तो साथ उसकी फिगर भी आपने लर्न करनी है, और आपने जो कॉन्सेप्ट है फिगर के साथ आपने एक्सप्लेन करना है जिधर पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कल जो है वो हमने डिफाइन कर लिया। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि सर्कल के इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। ये इसकी जो बाउंड्री है, इसके ऊपर ये जो पाथ है, ये पॉइंट जो मैंने शो किए हैं, ये कितने होते हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। और ये इन्फिनिट पॉइंट जो होते हैं, ऑल पॉइंट्स जो होते हैं पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है बेटा। तो जो इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के पॉइंट होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जी हमारे पास, रेडियस क्या होता है। आप रेडियस आपने डिफाइन करना है और रेडियल सेगमेंट डिफाइन करना है। समटाइम इस तरह से क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड रेडियल सेगमेंट। तो रेडियस और रेडियल सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो फिर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट लिखने होंगे। और अगर आपसे अलग-अलग पूछा जाता है कि रेडियस और रेडियल सेगमेंट को बताएं, तो फिर आप अलग-अलग भी बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं रेडियस क्या होता है। और बेटा जब वो एक सर्कल होता है तो उसका आपको पता है एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर। ये मैंने आपके सामने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। अब ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल का पॉइंट है, इन्फिनिट पॉइंट है इसकी, ये बाउंड्री के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट है, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट O से लेकर पॉइंट P तक, P क्या है, एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है बेटा। इनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बेटा रेडियस बोला जाता है। तो रेडियस बेसिकली क्या है, सर्कल के सेंटर और सर्कल के एनी पॉइंट के बिटवीन में डिस्टेंस बेटा होता है। तो इसे हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे, द कांस्टेंट डिस्टेंस। अब चूंकि ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल के, वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं और वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। तो इसलिए जब हम इसे बेटा डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, द कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस कौन से वाला डिस्टेंस, किनके बिटवीन में, बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के सेंटर और सर्कल के एनी पॉइंट के बिटवीन में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस, और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अब उसके बाद अब मजीद इसमें बेटा जो आप ऐड कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ जो सर्कल होता है इज इक्वल टू द
हाफ ऑफ द डायमीटर। और ये हमें पता है कि रेडियस सर्कल का डायमीटर के हाफ के बेटा इक्वल होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर देंगे बेटा रेडियस को। अब रेडियल सेगमेंट को हम देखते हैं कि रेडियल सेगमेंट हमारे पास जो है वो क्या होता है। जी बेटा, रेडियल सेगमेंट में, रेडियल सेगमेंट जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, सेगमेंट मीन अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है जो क्या करती है, सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन करती है। आपने सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट के साथ, से कोई पॉइंट P है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, सर्कल के सेंटर O को और ये पॉइंट P के साथ हमने ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से जो हमारे पास OP एक लाइन सेगमेंट बनी है, तो आपको पता है लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट बेटा होते हैं, एक एंड सेंटर पर होगा और दूसरा एंड सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर होगा। तो ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रही है, जो सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है। तो इस लाइन सेगमेंट को बेटा हम बोलते हैं रेडियल सेगमेंट। और रेडियल सेगमेंट इसलिए भी कहते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है वो सर्कल के बेटा रेडियस के इक्वल होती है, तो दैट्स वाई इसे रेडियल सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट डिफाइन कैसे करेंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। उससे हम रेडियल सेगमेंट बेटा बोलते हैं। अब एक सर्कल के इन्फिनिट रेडियल सेगमेंट्स बेटा हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक सर्कल के कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स बेटा होते हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब सर्कल के पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करते जाएं, देखें इस तरह से। अब ये इन्फिनिट पॉइंट्स हैं चूंकि सर्कल के, तो इस तरह से जब आप ज्वाइन करते जाएंगे तो आपके पास इन्फिनिट रेडियल सेगमेंट्स बन जाएंगे। अब जितने भी रेडियल सेगमेंट बेटा इसके होंगे, ये ऑल रेडियल सेगमेंट है। आप इसे आप कह लें ABCDE एंड सो ऑन, और भी लिखे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहरहाल ये जितने भी रेडियल सेगमेंट है, मीन ऑल रेडियल सेगमेंट, ये सारे के सारे लेंथ में इक्वल होते हैं, इसलिए कि सारे के सारे सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं और सर्कल के सेंटर और पॉइंट के बिटवीन में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और सेम रहता है, इक्वल डिस्टेंस रहता है। तो दैट्स वाई इनकी लेंथ भी सारों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऑल रेडियल सेगमेंट ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। और इसके साथ जो आपने अटैच करनी दूसरी बात रेडियल सेगमेंट के बारे में, कि सर्कल के इन्फिनिट रेडियल सेगमेंट्स बेटा हो सकते हैं एक ही सर्कल के, और वो सारे के सारे लेंथ में इक्वल होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम सर्कल होना चाहिए। एक ही विद इन द सेम सर्कल ऑल रेडियल सेगमेंट लेंथ में इक्वल होते हैं। ये आपने दूसरी बात साथ बता देनी है। अब उसके बाद आपने फिगर ड्रा करनी है। जैसे ही आपके सामने फिगर ड्रा हुई है, तो आपने ये वाली फिगर ड्रा करनी है और उसके बाद आपने बता देना है इन फिगर OP। अब OP लाइन सेगमेंट है, तो ये हम लाइन सेगमेंट का सिंबल इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा जी OP, ये लाइन सेगमेंट का बेटा सिंबल होता है, इज रेडियल सेगमेंट। तो फिगर को साथ अटैच कर देंगे। अब बता देंगे कि फिगर में कौन से वाला पोर्शन रेडियल सेगमेंट है, OP रेडियल सेगमेंट है। OP एक लाइन सेगमेंट है जो किसके इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो दैट्स वाई OP फिगर में क्या होगा, रेडियल सेगमेंट बेटा कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी बेटा समझ आ चुकी होगी कि रेडियस और रेडियल सेगमेंट क्या होते हैं। ठीक है, रेडियस कांस्टेंट डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, और रेडियल सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सेंटर को एनी पॉइंट के साथ ज्वाइन करती है। ठीक है बेटा, आप इसे यूं भी कह सकते हैं, समटाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या डिफरेंस होगा, क्या मतलब होता है इसका। तो उसके लिए बेटा मसलन ये है, फॉर एग्जांपल में हम कहते हैं कि मेजरमेंट OP इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है OP क्या है, रेडियल सेगमेंट। अब इस रेडियल सेगमेंट की लेंथ कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब OP जो होगा लाइन सेगमेंट वो रेडियल सेगमेंट होगा, और ये जो 10 सेंटीमीटर है ये रेडियस होगा। तो ये रेडियल
सेगमेंट और रेडियस में डिफरेंस होता है, यानी जो OP है रेडियल सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट होती है, उस लाइन सेगमेंट की जितनी लेंथ होगी वो कितनी उसको क्या कहेंगे, वो रेडियस बेटा कहलाएगी। ठीक है, तो अब आई होप आपको रेडियस और रेडियल सेगमेंट का डिफरेंस भी समझ आ चुका होगा। अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो दोनों को बेटा लिखना होगा, और अगर 1 by 1 डेफिनेशन पूछी जाती है डिफाइन रेडियस तो फिर आप अलग-अलग भी बता सकते हैं, लेकिन आपने साथ फिगर को अटैच करते जाना है। ठीक है बेटा, ओके जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है रेडियस और रेडियल सेगमेंट के बाद जी। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और हम देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। ये बेटा सिंपल ये है, सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, और लेकिन जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला आपको पता है C=2πr का फार्मूला यूज होता है। जब इसके यूनिट लिखते हैं तो सेंटीमीटर या मीटर वगैरह होते हैं, तो इससे मालूम होता है कि जो C=2πr है ये तो लेंथ है, तो इसलिए हम फिर डिफाइन जब कर रहे होते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को, हम कहते हैं सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर बेटे O है, और ये सर्कुलर पाथ, और ये सर्कुलर पाथ जो है हमारे पास आप ये देख सकते हैं, और ये जितनी ये बाउंड्री है ये सारी की सारी ये जो बाउंड्री की लेंथ है ये हमारे पास बेटा कहलाती है सर्कमफ्रेंस। और समटाइम्स सिंपली बाउंड्री को भी सर्कमफ्रेंस बेटा बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से ही है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप इसे कहें द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, C=2πr से बेटा कैलकुलेट होता है। और हमें पता है कि यहाँ पे r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, टू वेयर r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसके साथ कौन से वाला है, पाई। तो पाई क्या है, पाई आपको पता है, आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि ये इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर होता है। आप इतना भी बता देंगे पाई इज एन इरेशनल नंबर तो इट्स ओके। और ये चूंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं इरेशनल कांस्टेंट नंबर। तो पाई हमारे पास क्या है, इज एन इरेशनल कांस्टेंट नंबर। तो ये इस तरह से आपने फार्मूला बेटा बताना है, और बुक में तो इतना ही लिखा हुआ है कि C=2πr इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लेकिन अगर बेटा पेपर में आता है तो इस तरह से आपने इसको लिखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या बताना आपने, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कैलकुलेटेड एज, या यूं भी कह सकते हैं द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, तो C=2πr है, वेयर इन दिस फार्मूला r मीन रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल कांस्टेंट नंबर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में इतने बेटा आप बता देंगे तो सर्कल का सेंटर मार्क कर देंगे, तो इस तरह से आप साथ फिगर बना देंगे, तो ये डायग्राम अटैच कर देंगे, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फिगर के लिए इतना काफ़ी होगा। अब उसके बाद जो और क्वेश्चन बेटा इसमें अजाफी निकाला जा सकता है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज पाई, पाई क्या है। तो पाई बेटा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप थीटा पढ़ते हैं, और आप इसके लिए जो है वो ग्रीक लेटर हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेटा होते हैं ABCD आप पढ़ते हैं, इसी तरह से ग्रीक लेटर्स होते हैं, और अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ठीक है, थीटा, ईटा, जीटा, पाई, फाई, इस तरह के ये बेटा सिंबल्स हैं। उनमें से पाई जो है, जिसका ये सिंबल आपके सामने जो व्हाट इज़ पाई ये जो पूछा गया है, ये क्या है, तो ये भी ज़ाहिर है ग्रीक लेटर है, और ये ग्रीक लेटर है, इसको यूज़ किया जाता है एक इरेशनल नंबर की जगह पर, और जो इरेशनल नंबर है वो काफ़ी बड़ा होता है, 3.14 समथिंग एंड सो ऑन। तो इसकी हंड्रेड्स तक आप देखें, जो डेसिमल प्लेसेस तक देखें, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बेटा कंटिन्यू रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग ये डेसिमल बेटा फ्रैक्शन बनती है। तो दैट्स वाई आप इतने बड़े नंबर की जगह पर हमने उसे एक सिंबल से रिप्लेस किया जिसे हम कहते हैं ये पाई है। अब ये पाई के बारे में आप पढ़ चुके, इरेशनल नंबर होता है।
अब असल में ये रैशनल नंबर जो पाई है वो होता किसके इक्वल है, तो ये अब आप यहाँ पे हम थोड़ा सा मजीद इसमें बताएंगे कि ये किसके इक्वल होता है। द ग्रीक लेटर पाई इज यूज्ड फॉर एन इर्रेशनल कांस्टेंट नंबर। इर्रेशनल कांस्टेंट नंबर की जगह पर इसे यूज करते हैं। जो वो इर्रेशनल कांस्टेंट नंबर असल में होता क्या है, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो बेटा होती है बेसिकली। ठीक है, अब आइए देखें किस तरह से है। हमने पढ़ा हुआ C इज इक्वल टू 2 पाई r, ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, और C इज इक्वल टू r को 2 के साथ मिला लें तो आ जाएगा 2r और इंटू आ जाएगा पाई। अब हमें पता है कि जो 2r है रेडियस का डबल होता है, और रेडियस का डबल बेटा किसके इक्वल होता है, डायमीटर के बेटा इक्वल होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो 2r की जगह पे आप क्या लगा देंगे, d लगा देंगे, तो c इज इक्वल टू d पाई हो जाएगा। अब d इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा c ओवर d इज इक्वल टू पाई, और पाई इज इक्वल टू c ओवर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाई जो हमारे पास है c ओवर d के इक्वल है। अब यहाँ c का मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और d का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आप देखें कि चैप्टर नंबर 3 में रेशियो वाले बेटा चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब जैसे रेशियो में a रेशियो b होता है, या आप इसे ओवर की फॉर्म में a ओवर b लिख लेते हैं, तो इसी तरह से ये रेशियो है a टू b, जो रेशियो ऑफ a टू b है, यानी a ओवर b है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसी तरह से ये c ओवर d है, तो ये असल में क्या है, रेशियो है c और d की, यानी सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल की। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल की जो रेशियो होती है बेटा, सर्कल छोटा हो या सर्कल बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, जब भी आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं, इसका जो आंसर आता है वो आंसर बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन होती है, और वो वही नंबर है 3.14 एंड सो ऑन, उसके जो डिजिट्स बेटा चलते हैं। ठीक है, अब ये जब भी रेशियो लेंगे तो यही नंबर यही बेटा आता है। अब इस कांस्टेंट नंबर को शो करने के लिए कि आप ये कह लें 3.142 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर बेटा आते हैं। ठीक है, तो ये चलते रहते हैं आगे नंबर। तो अब ये जो नंबर ये बेटा चल रहे हैं सो ऑन हैं, तो अब इतने बड़े नंबर को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम एक सिंबल यूज कर लेते हैं, यानी हम कह देते हैं कि ये पाई के इक्वल है। यानी बात समझ आ गई बेटे। तो इस तरह से जो पाई है बेसिकली इस इर्रेशनल कांस्टेंट नंबर की जगह पे हम एज ए सिंबल यूज कर रहे होते हैं पाई को, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी फ्रैक्शन को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेड है। तो इस तरह से बेटा ये पाई को जब हम डिफाइन करते हैं तो फिर यही कहते हैं कि पाई एक्चुअली क्या है, इर्रेशनल कांस्टेंट नंबर है विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आई होप अब आपको पाई की बेटा समझ आ चुकी होगी कि पाई एक हमारे पास नंबर है और जो कि इर्रेशनल है, कांस्टेंट नंबर है, और ये रेशियो के इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आई होप आपको इसकी बेटा समझ आ चुकी होगी। जब नेक्स्ट देखते हैं बेटा आर्क ऑफ सर्कल क्या होती है। आर्क जो होती है, जब आप बेटा सर्कल को ड्रा करते हो तो किस तरह से बेटा सर्कल को हम ड्रा करते हैं कि आर्क लेकर मुनासिब सी कंपास आप खोलते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा मेरे हाथ की तरफ, तो आप क्या करते हैं, इस तरह से एक छोटी सी ये इस तरह से बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, एक आर्क ड्रा कर ली है। अब जब कहते हैं आर्क ड्रा करें तो हम कंपास खोल के मुनासिब सी, तो आप इसको इस तरह से एक लाइन बनाते हैं, इसे हम कहते हैं आर्क लगा दिया हमने। तो बेसिकली आप ज़रा गौर कीजिए, अगर हम इसको कंप्लीट रोटेट कर देते तो कंप्लीट रोटेशन से हमारे पास क्या बनता, कंप्लीट रोटेशन से क्या बनना था, सर्कल बनना था। ठीक है बेटा। अब देखिए हमने चूँकि कंप्लीट रोटेट नहीं किया, हमने क्या किया है, थोड़ा सा रोटेट किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सर्कल का थोड़ा सा पार्ट बनाया है। अभी कंप्लीट सर्कल नहीं बनाया बल्कि थोड़ा सा पार्ट बनाया है।
तो दैट्स वाई जो आर्क होती है हम इसे कहते हैं एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का मतलब उसकी बाउंड्री के ऊपर आप देख सकते हैं। अब ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, ये सर्कल है जिसका सेंटर बेटा O है और इसके ऊपर सर्कल के ऊपर एक स्पेसिफिक पोर्शन आप ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट ले लें और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ये जो रीजन है हाईलाइट कर देते हैं आप। और ये जो हमारे पास रीजन है ये क्या कहलाता है, आर्क है। अब देखते हैं कि ये पूरे सर्कल का क्या है, थोड़ा सा पार्ट है या थोड़ा सा पोर्शन है। तो इस तरह से किसी भी सर्कल का कुछ पार्ट हो या पोर्शन हो उससे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सॉरी उसमें आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। क्लियर होगी बात। तो जब भी आप आर्क लेते हैं, आर्क की लेंथ पे डिपेंड करते हुए बेटा ये आर्क माइनर आर्क भी हो सकती है और ये आर्क मेजर आर्क भी बेटे हो सकती है, ठीक है। और मेजर आर्क और माइनर आर्क का डिसीजन हम लेते हैं इसकी लेंथ पे बेटा बेस कर रहा था। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एन आर्क मे बी अ माइनर आर्क और अ मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क में आपने जब अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो इतना ही आपने बताना है। अब इसके लिए देखें इन द फिगर ये जो ए बी पोर्शन है और इसके लिए देखें हम थोड़ी सी कर्व ऊपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। इन फिगर ए बी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो ए बी के ऊपर क्या लगाते हैं, कर्व बनाते हैं। जरा गौर कीजिएगा, अगर आप ए बी के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट। तो लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बनाते बल्कि क्या बनाते हैं, ऊपर थोड़ी सी कर्व बनाते हैं। इससे हम पढ़ते हैं आर्क ए बी। क्या पढ़ते हैं, आर्क ए बी। ये आर्क ए बी का सिंबल बेटे होता है। तो इस तरह से अब आप फिगर बनाएंगे तो फिगर के साथ आप लिख देंगे इन फिगर ए बी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से आर्क को बेटा हम डिफाइन करते हैं, एनी पार्ट आर पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एनी पार्ट आर पोर्शन, किसका पोर्शन, ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का यानी उसकी बाउंड्री का थोड़ा सा पार्ट ले लें, थोड़ा सा पोर्शन ले लें, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल। उसे सर्कल के आर्क बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करते हुए एन आर्क में बी अ माइनर आर्क और अ मेजर आर्क। तो आर्क लेंथ पे डिपेंड करते हुए माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है। साथ फिगर बनाएंगे और नीचे ये सेंटेंस आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये बेटा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सी बेटा डेफिनेशन है हमारे पास कि मेजर आर्क और माइनर आर्क कौन से वाली होती हैं और मेजर आर्क माइनर आर्क को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, डिफरेंशिएट बिटवीन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो आपने उसको डायग्राम से इलिस्ट्रेट भी करना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है। तो दैट्स वाई अब आपके सामने है जी, ठीक है जी। तो बेटा इसकी हम आर्क की लेंथ को कंपेयर करते हैं सेमी सर्कल के साथ। तो सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल। अगर कोई आर्क हमारे पास इतनी बड़ी हो या उसकी इतनी लेंथ हो कि सेमी सर्कल की लेंथ से कम हो या हाफ सर्कल की लेंथ से कम हो तो उससे हम बोलते हैं ये माइनर आर्क है। और अगर हमारे पास आर्क इतनी बड़ी हो कि उसकी लेंथ हाफ सर्कल से ज्यादा हो जाए, सेमी सर्कल से ग्रेटर हो जाए, उसे हम बेटा बोलते हैं मेजर आर्क। उसे क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। अब इसे यूं डिफाइन आप कर सकते हैं, एन आर्क, ये एक आर्क है, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ क्या होगी, इज लेस देन द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। ऐसी आर्क जिसकी लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ से लेस हो इज कॉल्ड माइनर आर्क। उसे माइनर आर्क बेटा बोलते हैं। अब देखिए ये मेरे पास जो डायग्राम बेटा बनी हुई है और ये सर्कल है और इसका ये कुछ पोर्शन है, ये इसका सर्कल का सेंटर आपने मार्क कर लेना इस तरह से। अब इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। अब ये जो पोर्शन है, अब देखिए ये आर्क हमने लिए ना, थोड़ा सा पोर्शन लिया हमने सर्कमफ्रेंस के ऊपर और ये एक आर्क है। अब इस आर्क की जो लेंथ है वो सेमी सर्कल से लेस है। इसकी लेंथ सेमी सर्कल से किस तरह से लेस है, हमें कैसे पता चलेगा। मैं ये करता हूँ कि इस ओ बी वाली लाइन को मैं जरा थोड़ा पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ तक पहुँचता है, अगर आप इधर को जा रहे हैं बी से ए की तरफ, अगर आप इस पॉइंट पर ये से एक्स पॉइंट कह लें, अगर आप बी से लेकर एक्स तक पहुँचते तो
ये सेमी सर्कल बेटा होना था, हाफ सर्कल यहाँ तक होना था, लेकिन अभी बी से जब ए तक गए हाफ तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ हाफ सर्कल से क्या है अभी कम है। तो इस तरह से ये हमारे पास ए बी क्या होगी, माइनर आर्क होगी। तो इसी तरह से आप यूं भी कह सकते हैं, अगर आप ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो आप ए को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लें, इससे अब ये एक्स है। अब ए से बी को क्रॉस करके आगे एक्स पर जाते तो सेमी सर्कल होना था ना, अब ए से बी तक आए, अभी सेमी सर्कल तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो ये इसकी लेंथ तो सेमी सर्कल से लेस आ रही है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगी, माइनर आर्क होगी। इसे हम कहेंगे ये माइनर आर्क है। तो ये ए बी यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या होगी, माइनर आर्क होगी। तो इस तरह से आपने बेटा जी एक फिगर बनानी है, डायग्राम बनानी है, और इस तरह से बना के आपने साथ शो कर देना है कि ये माइनर आर्क है। इन फिगर ए बी इज अ माइनर आर्क। तो इस फिगर में जो ए बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, माइनर आर्क। अब यहाँ तक ये डायग्राम अब आप कंप्लीट होगी। अच्छा ये बात ध्यान में रखें, डायग्राम जो है वो खुद बेटा मैंने यहाँ पे जो पॉइंट कुछ मिस किए हुए ताकि समझाते हुए वो मैंने लिखने थे, वो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। जब ये लिख लेता हूँ तो उसके बाद आपने बेटा इसको नोट करना है, ठीक है। तो ये ना कि उससे पहले आपने नोट किया और यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेंटर ए बी वगैरह नहीं लिखा हुआ, ना ए और बी एंड पॉइंट लिखे हो। तो ये मैंने साथ जब समझा रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बेटे तब लिखने मैंने, तो जब ये कंप्लीट हो जाए तब आपने इसको नोट करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये कंप्लीट है डायग्राम। अब ये किसकी होगी, माइनर आर्क की। अब आते हैं मेजर आर्क। तो मेजर आर्क वो होती है, नाम से जाहिर हो रहा है, मेजर मीन बड़ी, किससे बड़ी, सेमी सर्कल्स। एन आर्क हुज लेंथ, जिसकी लेंथ होगी इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, जिसकी लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ से ग्रेटर होगी, इज कॉल्ड मेजर आर्क, उससे मेजर आर्क बेटा कहा जाता है। अब इन फिगर आप जरा गौर कीजिएगा। अब ये सर्कल है इस तरह से, ये सर्कल का हमारे पास क्या है, सेंटर, हम इसे मार्क कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है ए और ये बेटा हमारे पास है बी। अब जरा गौर करना आपने, अब ए से बी तक जाने के लिए बेटा दो पाथ हैं, एक तो ये पाथ है, स्मॉलर पाथ है, और ए से बी तक जाने के लिए ये एक लार्जर पाथ है, ये वाला। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मेजर की, तो अब जब हम अगर ये बताना चाहें कि ए बी यहाँ पर मेजर आर्क है, तो आप लिखेंगे कि ए बी मेजर आर्क है। अब ये सिंबल तो यूज होता है माइनर आर्क के लिए, तो अब कन्फ्यूजन होगी कि ये फिर माइनर आर्क है या मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क के लिए आमतौर पर यह किया जाता है कि बेटा 3 पॉइंट्स हम यूज कर लेते हैं, 2 पॉइंट की बजाय क्या करते हैं, 3 पॉइंट यूज कर लेते हैं, जो कि पाथ को बता रहा होता है। अब हमारे पास जो है, अब इसके लिए हम यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट बेटा ले लेते हैं। अब हम कहते हैं ए से जाए सी पे, ए से गए हम कहाँ पर, सी पर, और फिर सी से गए हम बी पर। तो इस तरह से ए से बी तक पहुंच गए। अब ये जो लार्जर पाथ है, ये जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। और मेजर आर्क के लिए ये सिंबल यूज होता है ए सी बी, जो ये बता रहा है कि ए से पहले सी पे जाएं और सी से सी कोई भी पॉइंट हो सकता है इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ए से बी तक जाते हुए एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट बेटा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ए सी बी इज अ मेजर आर्क। तो इस तरह से ये मेजर आर्क का पोर्शन बेटा जी ये हमारे पास सिंबल होता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, मेजर आर्क को और माइनर आर्क को। इससे हम लिख देंगे कि ये मेजर आर्क है हमारे पास, ठीक है बेटा जी। आई होप आपको बेटा माइनर आर्क और मेजर आर्क की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है जी। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल, ये डिफरेंस बिटवीन भी बेटा पूछा जा सकता है, और ये रिव्यू एक्सरसाइज में आप देखें क्वेश्चन मौजूद भी है। कॉर्ड और डायमीटर का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, और इन्हें अलग-अलग भी पूछा जा सकता है जी। कॉर्ड क्या होती है बेटा, ये सर्कल है हमारे पास, जरा गौर से आप देखिएगा, और जिसका सेंटर क्या है, ये ओ सर्कल है, सेंटर है इसका। अब आप ए एक पॉइंट है और बी एक दूसरा पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं कि ए को ज्वाइन कर देते हैं बी के साथ। अब हमने क्या किया, सर्कल के एक पॉइंट ए को ज्वाइन कर दिया सर्कल के दूसरे पॉइंट बी के साथ। तो इस तरह से ये ए बी एक लाइन सेगमेंट बनती है।
इस लाइन सेगमेंट को बेटा कॉर्ड बोलते हैं। ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, सर्कल के एक पॉइंट को सर्कल के दूसरे पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रही है। इसलिए हम कहेंगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एनी टू पॉइंट्स, कोई से भी दो पॉइंट ले लें और उनको जो आपस में ज्वाइन कर रही होती है लाइन सेगमेंट, उससे कहते हैं कॉर्ड। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद ईच अदर, आपस में ही ज्वाइन करना उनको, ठीक है, इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो हमारे पास है ए बी, यहाँ पर क्या होगी, कॉर्ड होगी, ठीक है। इन फिगर ए बी, अब क्योंकि लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का सिंबल बेटा आएगा इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब डायमीटर क्या है, डायमीटर भी कॉर्ड ही होती है। अगर ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास कर जाए तो इसे हम कहते हैं डायमीटर। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसे सेंट्रल कॉर्ड भी बोलते हैं। सेंट्रल कॉर्ड मीन कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। द कॉर्ड passing through the center of circle is called diameter of the circle। आप देखें कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, आप इसे P कह लें, और दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास Q है। आप P को Q के साथ ज्वाइन कर दें। जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो कॉर्ड बनती है, ज़ाहिर है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करें तो बाय डेफिनेशन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट तो कॉर्ड ही होती है। अब ये कॉर्ड है साथ साथ सेंटर से पास कर रही है, दैट्स वाई इस कॉर्ड को हम कहेंगे डायमीटर। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अब जो लेंथ ऑफ जो होती है डायमीटर की, वो रेडियस का डबल होती है, ट्वाइस होती है। कैसे होती है, अब देखें, फर्ज करें ये पॉइंट है P और ये सेंटर O, और ये पॉइंट बेटा हमारे पास क्या आ गया, Q। अब P से लेकर O तक, O से लेकर P तक रेडियस है, और O से लेकर Q तक भी रेडियस है। हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट PQ इज इक्वल टू R प्लस R। PQ तक ये डिस्टेंस 2R बेटा आते हैं, ठीक है। तो PQ क्या है, डायमीटर, और R प्लस R 2R। तो इस तरह से डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस बेटा होता है, ठीक है। तो इस फिगर में हमारे पास जो PQ है वो हमारे पास क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। तो इस तरह से बेटा जी आपने डिफाइन करना है और साथ इसके डायग्राम आपने अटैच करके बतानी है, ठीक है बेटा जी। अब आपको आई होप इसकी बेटा समझ आ चुकी होगी, ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जी सेगमेंट ऑफ सर्कल बेटा क्या होता है, आपने ये देखना है बेटा, इस सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसकी एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, PQ एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली। अब ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये रीजन, ये आप देख रहे हैं ब्लू शेडेड बेटा पोर्शन है, ये हमारे पास ये पोर्शन है। इस पोर्शन को हम कहते हैं कि ये सेगमेंट है। अब देखें इसको डिफाइन कैसे करना है। आप इसकी बाउंड्री को देखें कि ये जो रीजन है सर्कल का, इसकी एक साइड पे क्या है, कॉर्ड है, और दूसरी साइड पे PQ क्या है, आर्क है। तो ये आर्क है, यानी ये सर्कल का वो रीजन है जिसको बाउंड किया हुआ है कॉर्ड ने और उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क ने, या यूं कह लें कि ये सर्कल का वो रीजन है जिसको आर्क ने और उसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ने बाउंड किया हुआ है। ये जो बाउंडेड पोर्शन है बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यही बेटा इसकी डेफिनेशन है। आपने इस रीजन को देखना है कि किसने बाउंड किया हुआ है। तो ये रीजन ऑफ द सर्कल है, सर्कल का ज़ाहिर रीजन है, बाउंड किया हुआ है किसको, इनक्लोज्ड भी कह सकते हैं, इनक्लोज किया हुआ है कॉर्ड ने और आर्क ने। एक साइड पे कॉर्ड है और दूसरी साइड पे आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क ने मिलकर जो जिस रीजन को इनक्लोज किया हुआ है दैट इज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। द रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब जो सेगमेंट ऑफ सर्कल है वो बेटा माइनर सेगमेंट भी हो सकता है और मेजर सेगमेंट भी हो सकता है। सेगमेंट ऑफ द सर्कल में भी माइनर और मेजर सेगमेंट। इन द फिगर डॉटेड रीजन इज, अब इसमें डॉट लगा लें या शेड कर लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाइनें लगाई जा सकती हैं या बेटा इसमें डॉट लगाए जा सकते हैं, दोनों तरह से ही दुरुस्त है। ज़ाहिर हम कलर वगैरह तो नहीं कर सकते,
तो आपने डॉट लगा लेने या लाइनें लगा रहे, इसलिए डॉटेड रीजन इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ सर्कल की, और याद करना इसको बहुत ही आसान है बेटा। तो इस तरह से सेगमेंट ऑफ सर्कल हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बेटा क्या होते हैं। अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेटा जी जो माइनर सेगमेंट है, ये इस साइड पे हमारे पास कॉर्ड है, और दूसरी साइड पे आप ये कह लें कि ये ए बी है हमारे पास, और ये आर्क है, और ये आर्क क्या है, माइनर आर्क है, और ये कौन सी वाली है, माइनर आर्क है। तो इसको डिफाइन बिल्कुल बेटा वैसे ही करेंगे। हम ये कहेंगे कि द रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय अ कॉर्ड या बाय अ माइनर आर्क एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। डेफिनेशन वही है, सिर्फ आर्क के साथ आपने माइनर का वर्ड लगा देना है, तो माइनर आर्क है और दूसरी साइड पे कॉर्ड ही होगी, इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आप इन फिगर, इस फिगर में जो ग्रीन शेडेड रीजन है, या डॉट भी लगा सकते हैं या लाइनें लगा सकते हैं बेटा, इज माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब मेजर सेगमेंट अब क्या होता है, अब मेजर सेगमेंट बेटा ये हमारे पास, ये उसी तरह से आप कह लें कॉर्ड है, ये सर्कल की कॉर्ड है ए बी, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये हम साथ इसके मेजर आर्क ले लेते हैं, ठीक है, और ये क्या है, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क में और सर्कल की जो कॉर्ड के बीच में ये जो पोर्शन है वाइट वाला आपको नजर आ रहा है, अब हम इसमें लाइन लगा लेते हैं, तो इस तरह से ये बन जाएगा लाइन्ड पोर्शन। तो ये जो लाइन्ड पोर्शन है इस वक्त ये एक तरफ कॉर्ड है, दूसरी तरफ क्या है, मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क, द रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय मेजर आर्क एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इन फिगर ये जो रीजन है बेटा लाइन्ड पोर्शन, ये सर्कल का क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास आ रहा है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल में द रीजन ऑफ द सर्कल है बेटा, अब ये सर्कल है हमारे पास, और ये हम ये आर्क ले लेते हैं, और ये ए बी बेटा आर्क है, और दोनों आर्क, ये आर्क के एंड्स, दोनों एंड्स को आप सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें, तो इस तरह से ये जो हमारे पास बेटा पोर्शन बनता है, ये पोर्शन ये कहलाएगा सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इस रीजन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, इस साइड पे रेडियस है, इस साइड पर भी रेडियस है, दो रेडियस हैं और एक बेटा क्या है, आर्क है। इस रीजन को इनक्लोज किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है टू रेडियस ने और एक आर्क ने। तो यही आप बताएंगे, द रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, यानी दोनों रेडियस के, रेडियल सेगमेंट के बिटवीन में जो आर्क होगी इसे हम कहेंगे आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, ठीक है बेटा। तो इस रीजन को जिसके एक साइड पे आर्क होती है और बाकी दो रेडियल सेगमेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर लाइन्ड पोर्शन भी कह सकते हैं, या येलो शेडेड रीजन है, या आप इसमें कोई और डॉट लगा सकते हैं, इसे हम कहेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो सेक्टर है ये भी माइनर सेक्टर हो सकता है और मेजर सेक्टर बेटा हो सकता है, इसको डिफाइन करना बहुत आसान है। अब माइनर सेक्टर क्या है कि ये हमारे पास बेटा जी आप कह लें एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, और ये इस तरह से ये हमारे पास बन जाती है, आर्क बन जाती है, ठीक है बेटा। और ये जाहिर है माइनर आर्क है, इसकी लेंथ सेमी सर्कल से लेस है। अब ये हमारे पास रेडियस है और O को आप P के साथ ज्वाइन कर दें, इस तरह से ये भी हमारे पास रेडियस है, लेकिन इस साइड पे क्या है, माइनर आर्क है, तो ये माइनर आर्क है PQ। अब ये जो रीजन है बेटा, अब इसको शेड कर लें, ये शेडेड रीजन है, यहाँ पर आप इसमें डॉट लगा लें, इसे डॉटेड रीजन कह सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से। और ये हमारे पास जो क्या है, ये डॉटेड रीजन,
ये बेटा जी हमारे पास माइनर सेक्टर है। अब इसको डिफाइन करते हुए कैसे करेंगे, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, सिर्फ आपने आर के साथ माइनर का वर्ड आपने लगा देना है। द रीजन ऑफ द सर्कल, रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय या इनक्लोज्ड बाय भी कह सकते हैं, 2 रेडियाई, 2 रेडियस हैं, एंड माइनर आर्क, क्योंकि इसकी एक साइड पे माइनर आर्क आ रही है, इज कॉल्ड माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसे माइनर सेक्टर कहते हैं। अब फिगर बना लेनी है आपने, और इस फिगर में आपने ये बता देना है, इन फिगर शेडेड रीजन इज माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। शेड भी कर सकते हैं या बेटा डॉट लगा सकते हैं या लाइंस लगा सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी आप बना लें। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। अब मेजर सेक्टर क्या होता है, अब मेजर सेक्टर को बेटा आपने देखना है, जाहिर है सेमी सर्कल से बड़ा होगा, ये P है हमारे पास और ये पॉइंट है Q। अब ये जो रीजन है इस साइड पे अगर हम आर्क को मिलाते हैं, यानी मेजर आर्क, मेजर वाल यानी लार्जर पाथ के अलॉन्ग जाएं, तो इसको आप इस तरह से मिला लें, ये मिला लें। इस साइड पे आप देखें रेडियस है, इस साइड पर भी रेडियस है, तो इस तरह से 2 रेडियाई हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, ये बेटा जी ये मेजर आर्क है, मेजर आर्क यानी P, आप इस साइड के आप कह लें, आप आर कह लें, PRQ, ये हमारे पास मेजर आर्क है। अब ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इसमें आप लाइनें बेटा लगा सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं। चलिए लाइन लगा लें, ये आपकी मर्जी है, हम लाइनें लगा लेते हैं यहाँ पे। ये जो लाइंड पोर्शन है और ये हमारे पास है मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। मेजर इसलिए है कि इसकी एक साइड पे मेजर आर्क आ रही है और 2 इसके बेटा रेडियाई आ रहे हैं, ठीक है। द रीजन ऑफ द सर्कल, रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड मेजर आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। अब जाहिर है ये दोनों एंड पॉइंट के बिटवीन में जो मेजर आर्क होगी उसको अब आपने लेना है, ठीक है। माइनर लेंगे तो माइनर सेक्टर बेटा बन जाएगा, मेजर आर्क कंसीडर करेंगे तो ये मेजर सेक्टर बन जाएगा, इज कॉल्ड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। इन फिगर लाइंड रीजन इज मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो बेटा इस तरह से आई होप आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की समझ भी आ चुकी होगी। बहुत सिंपल थे बेटा, कंसेप्ट था, इसको किस तरह से डिफाइन करना है, किस तरह से लिखना है, ये आपके सामने बेटा लिखा हुआ है। ये यूनिक मैथमेटिक्स नोट्स को आप यूज़ कीजिएगा। जी बेटे, आज हमने चैप्टर नंबर 9 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्टडी किए हैं और उनके बेटा किस तरह से डिफ़ाइन करना है अगर पेपर में आता है तो लिखा हुआ बेटा मैंने स्लाइड आपको शो की है और साथ साथ डायग्राम भी आपको कंप्लीट करके दिखा दी हैं। तो आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेटा आप मिडिल क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं, ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों को इजीली समझ आ जाती है। जो कुछ नई चीज़ें हैं तो वो भी इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो साथ आपने डायग्राम बेटा ज़रूर अटैच करनी है, डायग्राम के ज़रिए से आपने एक्सप्लेन करना है, वो मैंने आपको साथ साथ बता दिया, ठीक है। तो आज का बेटा काम कंप्लीट होता है, तो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।